बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैनुल आबदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात नुसरत मिर्ज़ा साहब के साथ। मौज़ूआत आपने देख लिए। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। और आज हम ईद के बाद आपसे पहली दफ़ा मिल रहे हैं। सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक, जो पाकिस्तान में खैर आफियत से गुज़र गई है। इसके बाद में हम जिक्र करना चाहते हैं जो चीन और इंडिया के दरमियान में जो स्टैंड ऑफ है, जो एक तनाज़ा खड़ा हुआ है, जो बड़ा यानी बनने जा रहा है, उसका हम पस मंज़र और उसका तमाम जो जुज़ियात हैं वो आपसे ज़िक्र करना चाहते हैं, आपकी खिदमत में पेश करना चाहते हैं। पहली बात तो ये है कि चीन और इंडिया के दरमियान में जो सरहद है वो 4056 किलोमीटर है। अगर उसको माइल में देखा जाए तो 2520 किलोमीटर करीब या 2500 से ज़्यादा पड़ेगी। और जो इसके दरमियान में 4 रियासतें आती हैं इंडिया की, और एक ये कश्मीर है और जिसमें लद्दाख है और दूसरा इलाका है। तो लेकिन अगर हम सिर्फ कश्मीर को ले लें तो कश्मीर की और चाइना की सरहद बहुत तवील है, वो 1954 किलोमीटर है। इसके बाद में जो सूबा है जो बड़ा जो है वो अरुणाचल प्रदेश है, जिस पर जो चाइना का कब्ज़ा, चाइना उस पर अपना कहता है कि ये हमारा इलाका है। तो तयशुदा उसने चाइना ने कि सफ़ी ने 2006 में बाकायदा इंडिया के अंदर ये कहा था कि ये अरुणाचल का पूरा इलाका हमारा है। वो उसकी सरहद जो है 1080 किलोमीटर है। जो उत्तराखंड है उसकी जो है 463 किलोमीटर है, और हिमाचल प्रदेश है उसकी 345 किलोमीटर ये सरहद है। इसमें सिक्किम, जब मैं कश्मीर का जिक्र कर रहा हूँ तो इसमें सिक्किम भी आ गया और लद्दाख भी आ गया। दो बातें तो ये हो गई। अब इसमें जो डोकलम का इलाका जो है वो हमने इसका जिक्र इसलिए नहीं किया कि डोकलम का इलाका उन्होंने पहले, अभी इसमें स्पेसिफाई हो गया है, वो मामला उन्होंने हल कर दिया। अब इसमें दो बड़ी और कई और बड़े तनाज़ात इन दोनों के दरमियान में बहुत अरसे से चले आ रहे हैं जी। जो बड़ा मामला है वो अक्साई चीन का है, जहाँ पर आज जो है जंग चल रही है। अक्साई चीन जो है, भारत ये कहता है कि ये मेरा इलाका है। अगर नाम से ही देखें अक्साई चीन तो वो चीन से मिलता है, और जबकि चीन ये कहता है कि ये हमारा इलाका है। ये गैर आबाद इलाका है और यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं। और लेकिन इसकी जो अहमियत है वो ये है कि तिब्बत को जो हाईवे जाती है वो यहाँ से होकर गुजर के जाती है। तो इस लिहाज से इसके लिए चीन के लिए स्ट्रेटेजिक मामला है कि यहाँ ये इलाका महफूज हो, उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा महफूज हो। तो दूसरा रास्ता, यानी मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसकी अहमियत ये है कि सबसे ज़्यादा अहमियत जो है वो ये है कि तिब्बत को जो रास्ता, तिब्बत पर कब्ज़ा किया है चीन ने, और उसको तो वो अपने तिब्बत से जो रेलवे भी जाती है और तिब्बत से रास्ता भी जाता है, तो इसी रास्ते से जाता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि ये हमारे लिए स्ट्रेटेजिक अहमियत का हामिल जगह है। दूसरा तनाज़ा जो मैकमोहन लाइन की मैंने जो है, जो नॉर्थ वेस्ट ईस्ट फ्रंटियर जो के अंदर एजेंसी कहलाती थी ये पहले, अब ये अरुणाचल प्रदेश कहलाता है। मैकमोहन लाइन जो है 1947 में शिमला माहदे के तहत बरतानिया और तिब्बत के दरमियान में माहदा हुआ था जी, जिसमें चीन शामिल नहीं था जी। और ये बात फिर 1900 और चीन क्योंकि इसमें शामिल नहीं था, तिब्बत पर जब कब्ज़ा हो गया तो वो माहदा नल एंड वाइड हो गया। तो इसके बाद में चीन कहता है कि ये हमारा इलाका है। तो 1962 में चीन और इंडिया के दरमियान इन इलाकों में नहीं हुई। 1996 में इस माहदे में ये हुआ कि हमें कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग मेजर किए जाएँ और हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि आपस में एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल इन्होंने बना ली, जो कि मैकमोहन लाइन थी उसको एक्चुअल कंट्रोल लाइन बना लिया जी, जो ACL कहलाती है, एक्चुअल ALC जी, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल। जी। तो 2006 में चीन के सफ़ीर ने ये ऐलान किया कि अरुणाचल का, ये चीन का सफ़ीर जो कि इंडिया में था, इंडिया में बैठ कर उसने ऐलान किया जी, कि 2006 में कि अरुणाचल का इलाका चीन का हिस्सा है, जबकि दोनों तरफ से फ़ौजें वहाँ पर तैयार खड़ी थी और दोनों मुल्कों ने ये दावा किया था कि दोनों मुल्क 1-1 किलोमीटर अंदर घुस आए हैं। तो उस वक्त जो है इतनी फ़ौजों का 2006 में इनकी ये हालत थी।
2009 में इंडिया ने यहाँ पर मज़ीद अफवाज भिजवा दी और 2014 ने ये तजवीज़ पेश की कि इंडिया को एक वन इंडिया पॉलिसी के तहत आपको लेना चाहिए, अरुणाचल वगैरह की बातें नहीं कर छोड़ देनी चाहिए। अब हुआ ये कि इसके अंदर इंडिया ने कोई 66 मुकाम पर नई सड़कें बनानी शुरू कर दी हैं। इस यानी 4000 जो मैंने फिगर दिया है, 4056 किलोमीटर के इलाके में 66 नई सड़कें और साथ साथ में हवाई अड्डे बनाने शुरू कर दिए, पट्टियाँ बनानी शुरू कर दी। ये फिर इसके बाद में ये बड़ी ख़तरनाक बात थी, जिसके 5 मई से ही झगड़ा शुरू हुआ। चीन की जो झील है, झील जिसको कहते हैं पिंगकोंग झील, और इस झील जो की अहमियत ये है कि जिस वक्त हमारा और कारगिल में झगड़ा चल रहा था 1999 में, तो यहाँ इसके पीछे चाइना ने 5 किलोमीटर की सड़क, पक्की सड़क बना ली थी और खामोशी से इतनी तेज़ी से बनाई थी कि इनको पता नहीं चला गया वहाँ पर फौजें, क्योंकि वहाँ पर शिफ्ट हो गई थी कारगिल, तो इन्होंने बना ली थी, जो इंडिया का कहना है। अब इसके बाद में दूसरा इन्होंने गलवान वादी पर जो है कर लिया। पहले गलवान वादी कहते थे कि ये हमारा सिर्फ इतना हिस्सा है, गलवान वादी जहाँ हम खड़े बस यही हमारा हिस्सा है। अब वो ये कहते हैं कि पूरी गलवान वादी हमारी है। रशियन टीवी है जी, और अल जज़ीरा ने कहा कि 35 किलोमीटर अंदर चले गए हैं लोग चीनी, वहाँ बंकर बना रहे हैं, और जो बंकर जिनके पास तैयार रहते हैं तो ये तो जिन है, और बंकरों के साथ अब मूव कर गए होंगे। और इसके बाद में तो ये अब 5 मई को ये इन्होंने ये किया जी। अब इन्होंने वहाँ पर 9 मई में इन्होंने सिक्किम में 100 फौजियों को ज़ख्मी किया। उन्होंने क्या किया कि लकड़ी के ऊपर वो कीलें लगाई जी और उनसे उनको मारा। इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ नजमुद्दीन शेख साहब टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नजमुद्दीन शेख साहब। वालेकुम सलाम नुसरत साहब, क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र है, आपका शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। जो हम इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं कि जो चीन और इंडिया के दरमियान में 4056 किलोमीटर की जो सरहद है, और जिसमें 5 उनके सूबे, 4 रियासतें उनकी आती हैं। अब ये जो मामला चला है, इसकी अहमियत को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आप सबसे सीनियर हैं और इन मामलात पर आपकी बड़ी गहरी नज़र है, तो हम आपसे इससे इस्तिफ़ादा हासिल करना चाहते हैं। जी नुसरत साहब, देखिए ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC जिस कहलाती है, इस LAC की में जो तब्दीलियां हिंदुस्तान लाने की कोशिश कर रहा था, उसको अब चीनियों ने जो इस वक्त जो एक्शन लिया, उससे उसको उन्होंने रोक दिया है। और रोक के उन्होंने कोशिश ये की है कि जो हकीकत है, सरजमीन की हकीकत है, उसको उसी तरह बनाएं जैसे कि चीन का ओरिजिनल क्लेम था, उस बिना पे। अब वो हो चुका है। अब चीन कहता है, हिंदुस्तान कहता है कि हमारे पास मैकेनिज्म्स हैं, उन मैकेनिज्म्स के ज़रिए हम एक दूसरे से बात करेंगे और इसको सेटल करने की कोशिश करेंगे। अमेरिका ने कहा है कि हम माजरत चाहता हूँ, अमेरिका नहीं, प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने कहा है कि हमने मीडिएट करने की ऑफ़र की है, और मैंने मोदी साहब से कहा है। मोदी साहब कहता है कि हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं सुनी है। और उन्होंने भी फिर ये दोहराया है कि हिंदुस्तान और चीन के दरमियान मैकेनिज्म्स हैं, सियासी मैकेनिज्म्स हैं, अस्करी मैकेनिज्म्स हैं, जिसकी बिना पे जिसको इस्तेमाल करते हुए हम इस मसले का हल ढूंढेंगे। जो हिंदुस्तान में कमेंट्रीज हो रही हैं, जो तबसरे हो रहे हैं, उन सब का लबुलबाब ये है कि इस वक्त कोई हमारी तरफ से इस नौयत की चीज़ें न हो जिससे यह मामला बढ़े। और चीन ने कहा है कि हम दिस इज अ कंट्रोलेबल मैटर एंड वी विल यूज द मैकेनिज्म्स, जो हमारे पास मैकेनिज्म्स हैं उसको इस्तेमाल करके हम इसका सियासी और अस्करी बातचीत से हम इसको सेटल करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, जब शेख साहब वो कहता है, अजीत शुक्ला ये कहता है कि जो फ्लैग स्टाफ मीटिंग होती थी वो उन्होंने उसका जवाब देना बंद कर दिया है, तो जो मैकेनिज्म और क्या है जो जिससे ज़रिए से वो करना चाहेंगे? देखिए, आप जो हिंदुस्तान में चीन का सफ़ीर है उसका बयान देखिए, और जो चीनी स्पोक्स पर्सन है उसका बयान देखिए, और हिंदुस्तानी फॉरेन ऑफिस का बयान देखिए।
इन तीनों में इसी चीज़ पे उन्होंने फोकस किया है कि हमारे पास मैकेनिज्म्स हैं, हम उनको इस्तेमाल करके इसको सेटल करने की कोशिश करेंगे। देखिए, इस वक्त जो जो चीन सरजमीन पे करना चाहता था वो कर चुका है। उसको उससे आगे क्या होगा उसने ये वाजे कर दिया है हिंदुस्तान को कि आपकी जो यहाँ पे हरकतें थी वो हमें काबिल कबूल नहीं है, और हमने सरजमीन पे जो सूरत हाल को सही करना था वो मेरी नज़र में उनकी सोच ये है कि जो हमें सही करना था वो हम कर चुके हैं, अब और आगे इसको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। उसकी कुछ वजूहत हैं। एक तो चीन चाहता है कि हिंदुस्तान का जो अभी रुख है की तरफ, उससे वो ये ना हो कि चीन के साथ बिल्कुल दुश्मनी हो जाए, और अगर हो सके तो इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए। लेकिन चीन ने ये भी देखा है कि अभी जो हिंदुस्तान ने नया कानून बनाया है कि जो उसके पड़ोसी ममालिक हैं उनकी अगर किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट होगी हिंदुस्तान में तो उसके लिए ख़ास लाइसेंस लेने की ज़रूरत पड़ेगी। ये जो इन्होंने जो दो मुआहदे किए थे, जो मीटिंग्स की थी, एक वुहान में और दूसरी मालापालम में, उन दोनों में उन्होंने ये कहा था कि उस वक्त नज़र ये आ रहा था कि मोदी चाहता है कि सरमायाकारी चीन की हिंदुस्तान में बढ़े और जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है उसको सही करने के तरीके ढूंढे जाएं, जिसमें से दो तरीके हैं। एक तो वो खरीदारी हमें मौका दें कि हम आईटी और दूसरी इंडस्ट्रीज के तहत चीन की मार्केट को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करें, और दूसरा कि आप हमसे जो हमारी मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी खरीदें, और अपने जो हमसे जो आप खरीदारी करते हैं उसमें सिर्फ रॉ मटेरियल नहीं लेकिन और चीज़ें को भी शामिल कीजिए। अब उस पर मुझे लगता है कि कोई ख़ास तरक्की नहीं हुई है हिंदुस्तान को पे। मैं समझता हूँ कि वाशिंगटन से कुछ दबाव भी है कि साहब चीन के साथ, अब इस वक्त तो चीन हिंदुस्तान का दूसरा सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर था यूरोपियन यूनियन के बाद, अब शायद तीसरे नंबर पे है क्योंकि अमेरिका दूसरे नंबर पे आ गया है। लेकिन वो जो तिजारत के वसाइल थे उन पे ये जो अभी जो एक्शंस लिए हैं हिंदुस्तान ने, उससे कुछ कमी आने के इम्कान हो गए हैं। अच्छा शेख साहब, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि एक तरफ अमेरिका की जो पॉलिसी है ओपन एंड फ्री इंडो पैसिफिक का जो मामला है जी, उसमें ज़ाहिर है कि वो चीन के ख़िलाफ़ है, उसका वो एक हिस्सा बनने जा रहा है वो। और जो फिर ये जो चार बात उसी सिलसिले के अंदर जो जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अमेरिका का जो क्वाड है, हाँ, वो जो बन रहा है, तो इसको ये सारे तनाज़े को फिर इसके साथ में नेपाल के साथ में भी उसने जो अपना हरकत की है, वो जो चीन की सरहदों के चारों तरफ जो है, अभी मैं ये कह रहा था कि 66 उसने जो ख़ास जगह हैं वहाँ पर उन्होंने सड़कें बनाई हैं और एयर की पट्टियाँ उन्होंने बना ली हैं चीन की सरहद के ऊपर, और साथ साथ में नेपाल को भी छेड़ा है उसने। तो अब आप फरमाइए कि इस सूरत हाल के अंदर नेपाल ने अपना नक्शा जारी कर दिया है, इंडिया ने अपना नक्शा जारी कर दिया है, तो ये आप नहीं देखते कि मामला काफ़ी गंभीर नहीं हो रहा है इंडिया के लिए? जी, गंभीर हो रहा है, और उसके नतायज हिंदुस्तान के लिए बुरे निकलेंगे। अभी सिर्फ ये याद रखिए कि नेपाल पे जो अभी नए रिस्ट्रिक्शंस लगाने की कोशिश कर रहा है हिंदुस्तान, वो इस खदशे से कि नेपाल अब चीन के साथ अपना रिश्ता बढ़ा रहा है, और चीन जो रास्ते बना रहा है उससे ऑल्टरनेट रूट हो जाएगा नेपाल के लिए बाकी दुनिया के साथ तिजारत करने के लिए वगैरह। लेकिन ये भी साथ याद रखना ज़रूरी है कि इस वक्त हिंदुस्तान पे ही सारा डिपेंडेंस है नेपाल का अपने पेट्रोलियम के लिए और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए। और अभी भी जैसे आपको पता है कि गोरखा यूनिट्स हिंदुस्तान की फ़ौज में हैं, उन पे भी वो भी एक
बायश तशवीश हो गया है, क्योंकि उनमें भी कुछ चीज़ें कही गई हैं हिंदुस्तान की तरफ से जो कि नेपाल को नागुज़ीर लगी हैं। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के लिए मसला गंभीर है तो मैं आपके साथ इत्तेफाक करता हूँ। अच्छा जी, अब ये मुझे लगता है जैसा कि आप बांग्लादेश की आपकी नफ्सियात का आपको इल्म होगा, तो और चीन के ताल्लुकात भी बढ़ रहे हैं बांग्लादेश से, तो बांग्लादेश भी आपका ख्याल है कि किसी वक्त में ये चीन का साथ दे सकता है? देखिए, इस वक्त खित्ते में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जिसमें हर एक चाहता है कि उनकी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ज़्यादा होनी चाहिए। बांग्लादेश के लिए भी ऑल्टरनेट जो है चीन का, वो अच्छा है। वो चिटागोंग को डेवलप भी कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि चीन की इमदाद के साथ वो नए रास्ते बनाएं और नए तरीके तिजारत के ढूंढें। तो इस वक्त सिचुएशन, अगर मैं ये कहूँ कि कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, और हिंदुस्तान के लिए खास अगर आप कहें कि गंभीर सिचुएशन है तो वो भी सही होगा, क्योंकि उनके वो कहते हैं कि हम सिर्फ प्रिमेसी चाहते हैं, हेजेमनी नहीं चाहते। लेकिन जिस तरह से वो चल रहे हैं, पड़ोसी ममालिक जो हैं वो देख रहे हैं कि वो अपनी हेजेमनी जमाना चाहते हैं। सिर्फ ये नहीं जमाना चाहते कि साउथ एशिया में वो सबसे अहम मुल्क हैं, उससे वो ज़्यादा आगे बढ़ के और कहना चाह रहे हैं कि साउथ एशिया में वही होगा जो हम चाहेंगे। अच्छा, नहीं, मैं साथ में इसलिए कह रहा हूँ ख़ास तौर पर कि जो इन्होंने जो कानून बनाए हैं शरीयत के, तो उससे सबसे ज़्यादा जो मुतासिर हो रहा है वो असम में, वो बांग्लादेश हो रहा है जी। वो इस वजह से क्योंकि वो कहते हैं कि 1970 के बाद जो लोग आए हैं वो कौन लोग हैं, और मुझे असम का बहुत बड़ा मसला है, और ये मसला काफ़ी अरसे से है। लेकिन इस मरतबा जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट किया है और जो अभी इन्होंने नए कानून बनाए हैं, ये सब एक बायस तशवीश हैं और बायस से डिफ़िकल्टीज बांग्लादेश के साथ उनकी बढ़ी हैं इसकी वजह से, क्योंकि वो अगर कहते हैं कि ये स्टेटलेस हो जाएंगे, यानी ये हिंदुस्तानी नेशनल नहीं रहेंगे, तो क्या हो जाएंगे? तो कहेंगे कि इनको तो हमें निकालना है। वो कंसंट्रेशन कैंप बना दिया खसूसन, वो तो उसकी तस्वीरें आ गई हैं जो उन्होंने बंगालियों के लिए बनाया है। हाँ, और आसाम में वो तो हमें तस्वीरें में दिखा दी हैं। हाँ, और जिसको वो डिनाई करते हैं कि नहीं साहब ये हमने तो नहीं बनाया है। तो ये देखिए, मैं कह रहा हूँ कि मैं आपके साथ बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि अभी हिंदुस्तान के लिए मामले ज़रा गंभीर हो गए हैं, और ख़ास तौर पे इस वबा के बाद इन मुश्किलातों में ज़रा इजाफा हुआ है। ज़रा सा नहीं, बहुत इजाफा हुआ है, और इसको सही होने में बहुत वक्त लगेगा। अच्छा शेख साहब, आखिर सवाल ये है कि मैं ये कहता हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जब सूरत हाल है और अमेरिका और इंडिया के दरमियान में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, तो ये अगर चीन का वो एक तरफ हमें ये धमकी दे रहा है इंडिया कि हम आपका जो है गिलगित बल्तिस्तान ले लेंगे, और वो उन्होंने शरारतन हमें इश्तिहाल दिलाने के लिए हमारे जो मौसम का हाल भी दिखाना शुरू कर दिया है जैसा कि वो उनका हिस्सा हो। तो इसके बारे में साथ साथ में कहते हैं कि वो हमारा जो भाषा डैम है वो भी नहीं बनने देंगे। तो अब ऐसी सूरत हाल के अंदर चीन ने ये, अब जब मैं गए थे इमरान खान, उन्होंने कहा था कि हमें आपका मालूम है कि आपका कोर इशू क्या है, लेकिन हम आपका उसमें साथ देंगे। अब ऐसी सूरत हाल में जबकि अमेरिका उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी हो और साथ साथ में ये मसला भी डेवलप हो रहा हो, तो मामला ये बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा पेचीदा नहीं है नज़र आ रहा आपको कि ये कुछ बड़ी जंग की तरफ बढ़ जाएगा? नहीं, मुझे खैर ये कहना कि बिल्कुल मुझे यकीन है कि जंग की तरफ नहीं बढ़ेगा, ये सही नहीं होगा। लेकिन मुझे इस वक्त उसका इम्कान कम नज़र आता है। मुझे ये ज़रूर नज़र आता है कि आखिर हमने भी तो अब गिलगित बल्तिस्तान के सिलसिले में अगर उन्होंने टेम्परेचर्स दिखाना शुरू कर दिए हैं, तो हमने भी टेम्परेचर्स दिखाना शुरू कर दिए हैं इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के। जो हमारी सीज फायर लाइन पे जो LOC पे जो हमारा रहता है, और बहुत सारी वायलेशंस वो कर चुके हैं इस साल। जो हिसाब लगाया था, मुझे सही फिगर याद नहीं है, लेकिन
2045 के करीब अगर मेरा हाफजा सही ठीक है, ऑलमोस्ट ठीक है ये बात। हाँ हाँ, तो ये जो है, ये आप इनको देखिए कंटिन्यूएशन उसी सिलसिले की जो कि हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल पे मसाइल चल रहे हैं। और ये मैं आपको कह दूं कि हमसे वो ठीक तरह से बात करेंगे नहीं, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो कह सकें कि कश्मीर में जो हमारे मसले हैं वो सब इस वजह से हैं क्योंकि पाकिस्तान दहशतगर्द भेज रहा है। और वो इससे इस वक्त तो हटेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि न कश्मीर में उनके मसले हल हो रहे हैं और न उसके हल होने के कोई इम्कान है। और जब तक ये चलेगा तब तक वो आपको कसूरवार ठहराने की कोशिश करेंगे। अच्छा, फिर एक और बात भी है कि जब जो ये तमाम कवानीन पास हो गए हैं, तो ये जो आपकी स्टडी है उसमें ये क्या कहते हैं कि इंडिया के अंदर जो इंसर्जेंसीज हैं वो उभर सकते हैं या नहीं? देखिए, ये याद रखिए कि हिंदुस्तान में 19 इंसर्जेंसीज किसी एक वक्त पे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ख़ास तौर पे रहती हैं, और हिंदुस्तान उनके साथ मुकाबला करता रहा है। अभी अपने जब हमारे प्राइम मिनिस्टर इससे पहले थे, उनका कहना ये था कि हमारी 600 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें से 400 डिस्ट्रिक्ट्स में नक्सलाइट मूवमेंट है, और नक्सलाइट मूवमेंट एक बहुत बड़ी इंसर्जेंसी बन सकती थी जो एक तरह तो सिर्फ इक्तिसादी है, क्योंकि इन इलाकों में जो ट्राइबल्स थे, जो इंडिजिनस लोग थे, उनकी ज़मीनें छीन के और वो उनको इंडस्ट्रीज के लिए या रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन के लिए इस्तेमाल करने के लिए किया जा रहा था, और वो अभी भी जारी है। अभी तो हिंदुस्तान और इसको बढ़ा रहा है, जबकि वो नए एरियाज क्रिएट कर रहा है, जिसमें वो कहता है कि हम चाहेंगे कि जो सनतें चीन से निकलें वो हिंदुस्तान में आएँ और हमारे यहाँ आके फैक्ट्रीज लगाएं और हम अपनी सेल्फ रिलायंस बढ़ाएं। तो ये एक सिलसिला है जो कि चलता रहेगा, और जिस पे हिंदुस्तान कोशिश करता रहेगा कि वो अपने इंसर्जेंसीज को पे जो इस वक्त तक लड़ता रहा है वो लड़ता रहे, लेकिन सनतकारी को बढ़ाने की कोशिश करे। अच्छा, ये फिर आखिरी सवाल तो मैंने कहा था, लेकिन ये चीन के सदर ने जो फौज को मैंने अपने हतमी जंग के हतमी मैंने हतमी तो नहीं, लेकिन इस बात पर कि साहब अगर कोई वर्स्ट सिचुएशन के लिए तैयार रहने का हुक्म जो दिया है, इसके बारे में आखिरी तबसरा। देखिए, मैंने जैसे आपसे पहले कहा, मुझे उसका इम्कान अभी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि उनको भी पता है कि पाकिस्तान की जो डेटरेंट कैपेबिलिटीज़ हैं वो हैं। हमारी फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस जो है, और जिसको दोहराया गया है ख़ास तौर पे 28 मई के जो यहाँ पे फंक्शंस हुए, जो यहाँ पे तकरीरें हुई, जो वर्चुअल मीटिंग्स हुई, उन सब पे इस पे जोर रखा गया कि अब पाकिस्तान ने फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस है, और उस फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस ने उनके जनरल के दुआई के अल्फाज में कि थ्रोन कोल्ड वाटर ऑन द कोल्ड स्टार्ट ऑफ इंडिया। तो मुझे नहीं लगता कि वो होगा। इस वक्त जो उन्होंने इंडिपेंडेंट ब्रिगेड ग्रुप्स बनाने की का ऐलान किया था वो बनी नहीं है, नहीं वो जो उन्होंने कहा था कि हमारी एक स्कीम है जिसमें हम पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बांट देंगे, नॉर्थ साउथ करके, और हम ऑक्यूपाई कर लेंगे, ये चीज़ें अब होती हुई नज़र नहीं आती। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नजमुद्दीन शेख साहब, आपके मशकूर हैं कि आपका जो आपका तबसरा था वो बहुत नाज़रीन कराम के लिए बहुत ज़्यादा सूदमंद होगा। जी। अच्छा, मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, लेकिन ब्रेक से पहले एक वीडियो है जो ठुकाई हुई है ना, जो आप बता रहे थे कि वो डंडों के आगे सलाख लगा के तो मारा। अच्छा, फिर लेकिन जान का ख़तरा तो खैर है, इंडियन फ़ौज इससे ज़रा घबराती है। तो उनका एक सिपाही क्या कह रहा है कि भाई जो 20,000 हमें 20,000 दे रहे हैं तो हमें क्यों लड़वा रहे हो, जो लाखों ले रहे हैं वो जाके लड़ें। तो उनका जो इखलाकी उसमें फ़र्क ये है कि हमारा जो कप्तान होता है
जो हमारा लीडर होता है वो आगे होता है हमारा इसमें, और उनके यहाँ नहीं होता ऐसा। हमारे यहाँ मसला ये कि उसको शहादत उसके अंदर शहादत का शौक है। हाँ, जज्बा है शहादत, तो इसलिए वो आगे होता है। अब ये भागते हैं मैदान जंग से, हाँ। तो वो क्या कह रहा है कि अब उसकी जो कुछ कह रहा है वो वीडियो अपने नाज़रीन को सुनाते हैं। भारतीय फौजी एहलकार अपने ही अफसरों पर बरस पड़ा। कहा हम 20,000 रुपए क्यों मरे लेकर। जो अफसर 4 और 5 लाख तनख्वाह लेते हैं वो मरने के लिए क्यों महाज पर नहीं लड़ने जाते। भारतीय फौजी एहलकार अपने ही अफसरों पर बरस पड़ा। कहा हम 20,000 रुपयों के लिए क्यों मरे। जो अफसर 4 और 5 लाख तनख्वाह लेते हैं वो मरने के लिए क्यों नहीं महाज पर लड़ने जाते। उसने मजीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। ये नौजवान भाइयों यार क्या करेंगे यार, हम लोग हमारी सेना की एयरफोर्स की यार मार डाले हमारे जवान को यार, हमारे जवान मर गया यार, हम मर जाएंगे यार। भारत की मैं जवान भाई को बोल रहा हूँ यार, हम हमारी 20,000 तनख्वाह है, हम यार क्यों मरेंगे यार। हमें जिसका 5 लाख की तनख्वाह है, 2 लाख की तनख्वाह है, वो ऑफिसर लोग क्यों नहीं मरेंगे यार, हम क्यों मरेंगे। सेना के ऑफिसर क्यों नहीं आगे जाएंगे यार। आज कितना मार रहे हैं यार पाकिस्तान लोग हमारी एयरफोर्स को यार, कोई बचाने नहीं आया यार। कुलभूषण जाधव भी वहां पर मर गया, उसको मार डाले मगर कोई बचाने नहीं आया। हमारी रॉ एजेंट जो जाते हैं विदेशों में, हमारी नेता मना कर देते हैं साफ, इन लोग हमारे देश में नहीं है। हमारे देश में तो कोई देशभक्ति नहीं दिखाता है, कोई देश के लिए तो आगे नहीं आ रहा है यार। जी मिर्जा साहब, तो ये हाल है मोदी सरकार की फौज का। तो अब मुझे कहा जा रहा है ब्रेक के बाद आएंगे, तो फिर हम कोशिश करेंगे एक और मेहमान को ले लें। ले लें। नाज़रीन, मुख्तसर सा वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा आते हैं। एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मेरे साहब इस पे एक और सीनियर तजज़ियेकार, दिफाई तजज़ियेकार रिटायर्ड तलत मसूद साहब टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। हमारे बड़े मोहतरम बुजुर्ग हैं जनरल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, आपको अल्लाह आपको सलामत रखे। आप फरमाइए, आपके कैसे मिजाज हैं, तबीयत ठीक है आपकी? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, एवरीथिंग इज फाइन सो फार। जी हाँ, बस ये बुरा ज़माना पर हमारे लोगों के लिए है। जी अच्छा जी, अब गुजारिश आपसे ये है कि जो स्टैंड ऑफ है चीन का और इंडिया का, फिर नेपाल भी थोड़ा बहुत शामिल हो रहा है, फिर बांग्लादेश भी तैयारी कर रहा है मुमकिन तौर पर, तो ये इसको क्या देखते हैं आप इस मंजरनामे को। और ख़ुसूसन यानी अगर हम देखें कि हमारी जो CPEC की जो स्ट्रेटजिक अहमियत है वो इससे किस हद तक मुतासिर होती है। देखिए, मेरे ख्याल में इंडिया से एक तो ख़ास तौर से हमें ये समझने की ज़रूरत है कि इसमें बिल्कुल आपने सही कहा कि इंडिया के इस वक्त ताल्लुकात जो हैं सख्त कशीदा हैं। पाकिस्तान से तो बहुत ही कशीदा हैं और ख़तरनाक सूरत हाल अख्तियार किया हुआ है। इसके साथ साथ दूसरे ममालिक से भी इंडिया के ताल्लुकात, चाहे वो बांग्लादेश हो या नेपाल हो। नेपाल से तो ये भी कहा जाता है कि उसके हुक्मरान को अपने प्रेसिडेंट जो हैं नेपाल के, उनके खिलाफ जो कातिलाना हमले में शायद इंडियन मुलव्वस हैं, तो इस हद तक नेपाल के ताल्लुकात ख़राब हुए हैं। और इसके साथ साथ फिर बांग्लादेश से भी आजकल बहुत इनके ताल्लुकात ख़राब हैं और हर मुल्क से ताल्लुकात जो हैं कशीदा ही हैं। और इससे ये जाहिर होता है कि एक जो पॉलिसी ख़ास तौर से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनाई है, बीजेपी ने, वो बेइंतहा जारहाना है। और इसका सारा मकसद ये है कि एक लिहाज से एक ये तासुर मिलता है कि इंडिया जो है वो एक ऐसी पॉलिसी अख्तियार कर रहा है जिससे न सिर्फ अपनी वो जाहिर होती है, बल्कि इसके साथ साथ ये भी जाहिर होता है कि वो उसकी जो सोच है वो पूरे खित्ते पर गालिब होने की कोशिश करती है। और इसके ताल्लुकात खास तौर से इस वक्त चीन से भी बहुत खराब है और ये एक बहुत ही खतरनाक भी सतह पर जा सकता है। ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिस पर हमें सोचना चाहिए कि पाकिस्तान एक तो खैर पॉलिसी उसमें जो अपनाई हुई है मेरे ख्याल में काफ़ी मौजूद है, इसलिए कि
उसने हर लिहाज दिफाई लिहाज से अपने आप को मजबूत करने की कोशिश की है, चाहे वो न्यूक्लियर फील्ड हो या दिफाई नॉर्मल कन्वेंशनल वेपन्स हो। लेकिन इसके साथ साथ आपने देखा कि पाकिस्तान ने अपनी आवाज़ उठाई है, तमाम जितने भी दुनिया के फोरम्स हैं उसके ऊपर कि इंडिया की ये जो पॉलिसी है ये काफ़ी ख़तरनाक है। ये बहुत मुमकिन है कि इंडिया और पाकिस्तान में झड़प हो जाए जिसके नतायज खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि दोनों ममालिक न्यूक्लियर भी हैं और हमसाया हैं और इनका तनाज़ा भी है कश्मीर के बारे में। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे ख्याल में काफ़ी एक लिहाज से दुनिया को फिक्रमंद होने की ज़रूरत है। लेकिन इस वक्त हम ये देख रहे हैं, दो ट्रेंड्स देख रहे हैं। एक तो ये है कि इसके बावजूद कि दुनिया समझती है कि इंडिया की पॉलिसी जो है वो बेइंतहा जारहाना है, गलत है, लेकिन वो कहती कुछ नहीं है, खासतौर से मगरबी दुनिया, क्योंकि उसको इल्म है कि अमेरिका और मगरबी जो दुनिया है वो ये चाहती है कि इंडिया चीन के खिलाफ एक लिहाज से काउंटर वेट होकर उभरे, और इस वजह से वो ये किसी सूरत में इंडिया को एक लिहाज से कहना कुछ नहीं चाहते, चाहे वो इसकी पॉलिसीज से मुत्तफिक ना भी। और उनकी तिजारत, उनकी स्ट्रेटजिक जो ताल्लुकात हैं, ये वो वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर वो इंडिया को कोई कहना नहीं चाहता, कुछ कहना नहीं चाहते। अच्छा, अब ये सूरत हाल जो है कि अमेरिका का ये हमारा ये ख्याल था कि अमेरिका जैसे ही चाइना के साथ में लड़ाई का कोई थोड़ा भी खदशा होगा वो बहाना बनाकर उसकी मदद को आ जाएगा, लेकिन इस दफ़ा ऐसा नहीं हुआ। नहीं, देखिए मेरे ख्याल में अमेरिका उलझना तो नहीं चाहता चीन के साथ इस तरीके से। ये ज़रूर है कि इंडिया को शय देता है ताकि चीन को एक लिहाज से रीजनल लेवल के ऊपर एंगेज रखे, और ग्लोबल लेवल में जो चाइना चैलेंज कर रहा है इस वक्त अमेरिका को इक़्तिसादी और माशी फील्ड में, और इसके साथ साथ उसकी कोशिश है कि अपनी हर लिहाज से क़ुव्वत को बढ़ाया जाए, तो उसको कमज़ोर करने के लिए अमेरिका की ये पॉलिसी रही है कि इंडिया जैसे मुल्क को शय दी जाए ताकि वो चीन के साथ उसके ताल्लुकात ख़राब हों और वो इंडिया के साथ मुलव्वस रहे। लेकिन चीन ये बात समझता है, और इंडिया और चीन के जो पावर लेवल है, यानी उनकी जो ताकत है एक हर लिहाज से, चाहे वो इक़्तिसादी और माशी हो, या आपने देखा कि उनकी जो इस वक्त मैं समझता हूँ जंगी सलाहियत है वो इंडिया से बहुत ज़्यादा है और कोई मुकाबला ही नहीं है। और जिस किस्म की गुर्बत इस वक्त इंडिया में है, जिस किस्म के चैलेंजेस इंडिया में हैं, वो चीन में उस किस्म के बिल्कुल कोई चैलेंजेस नहीं है। ये ज़रूर है कि कोई 30-40 बरस पहले शायद इंडिया और चीन के हालात तकरीबन एक ही जैसे हो सकते थे, लेकिन अब चीन जो है उसने बहुत तरक्की की है और अब उसका मुकाबला सिर्फ अमेरिका के साथ से मालिक खासतौर से इंडिया के साथ उसका कोई मुकाबला नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट जनरल तलत मसूद साहब, इंतहाई मशकूर हैं कि आपने वक्त दिया और बहुत ज़्यादा आपने जो फीडबैक दिया है वो काबिल कदर है। अब थोड़ा सा नेपाल की बात कर लें, उनके साथ जो मामला है। जैन साहब देखिए, नेपाली नेपाल वज़ीर-ए-आज़म में तो से मैं तो आपको बता रहा हूँ कि देखिए नेपाल में दो बड़े मसले खड़े हो गए। उन्होंने एक तो जैसे कहा जनरल साहब ने कि उनके सदर पर कातलाना हमला हुआ जी, तो वो ज़ाहिर है कौन करा देता है इंडिया के अलावा। दूसरी बात ये थी कि उन्होंने जो बदमाशी करते थे कि वो नेपाल को तो अपना वो प्ले ग्राउंड समझते थे ना जी, अपना बैकयार्ड समझते थे जी, जो चाहे वहाँ कर लें। जैसे हमारे वहाँ एक कर्नल को उठा के ले गए, कहा कि साहब ये उसका नेबल बदल हो जाएगा, जो ये हमने जो कमांडर पकड़ा है जी, वो जो दहशतगर्दी में मुलविस था पाकिस्तान में कई वारदात जहाँ जो इंटरनेशनल कोर्ट से भी हमें फ़ायदा उसका मिल गया। तो अब वो वहाँ पर जाकर अगर कोई आदमी, जैसे कि आप भी जाएं, अगर कोई आप बहुत अहम आदमी हैं तो आप वहाँ पर महफूज नहीं हैं, वहाँ पर महफूज नहीं हैं, आप वहाँ इसमें मालदीव में महफूज नहीं हैं, आप श्रीलंका में महफूज नहीं हैं, आप बांग्लादेश में महफूज नहीं हैं।
क्योंकि इंडिया का असर बहुत ज़्यादा है। लेकिन अब ये सूरत हाल जो है बदल रही है। जैसे साहब दूसरा मसला ये है कि एक तो वो चीन वहाँ साथ दे रहा है, और उसमें जो उसका जो इलाका है, दरिया का इलाका है, जहाँ पर उन्होंने चौकियाँ बना दी हैं, किसने, नेपाल ने इतनी जरूरत की है, क्योंकि उनको मालूम है कि चाइना की बैकिंग उनके साथ है। फिर उनके पास अल्टरनेट रूट जो वो आपको याद होगा कि सबसे पहले ही हमने प्रोग्राम किया था, जिसका हमने मजाक भी उड़ाया था। लोग ऐसे लोग हैं अजीब, जब आप उनको नई बात बता दो तो वो आपका मजाक उड़ाते हैं। ख़ुद हमारे अपने लोग जो थे, वो हमने कहा था कि वो माउंट एवरेस्ट के नीचे 10 किलोमीटर का कि रेलवे ट्रैक बना रहा। ये कब कहा था? आज से 4 साल पहले कहा था। तो उस वक्त जो है कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने हमारा ये कहा कि साहब ये लो जी, वो ट्रैक बनेगा, माउंट एवरेस्ट भाई बनेगा, वो जिन है वो बना सकते हैं। अगर आप वहाँ जाएँ, मगर आपको चाइना जाएँ, और अगर आपको में थोड़ी सी भी अगर आप में सयाहत का शौक़ है तो आप जाके वहाँ से ट्रेन से तिब्बत में चले जाएं। वो मजूबा है। आप देखेंगे कि वो जब आप वहाँ पहुँचते हैं तिब्बत में, तो ज़ाहिर है कि जब ट्रेन में जा रहे होते हैं तो वो बहुत ऊंचाई पर है जी। तो ऊंचाई पे जाते हैं तो वहाँ पर आपकी ऑक्सीजन कम हो जाती है, तो वो तो कंट्रोल होता है। जहाँ कमरा है वहाँ तो कंट्रोल, जैसे ही आप बाहर निकलते हैं आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, इसलिए कि वहाँ पर हवा ऑक्सीजन कम है। तो वो जब वहाँ पहुँच सकते हैं तो इसलिए उन्होंने कहा था कि भाई हम आपके यहाँ भी बना देंगे ना जी, यहाँ से ट्रेन निकाल ले जाएंगे आपके यहाँ से। तो वो निकाल रहे हैं, इसमें क्या बात है, वहाँ तक वो लाएंगे आपके मैंने हवेलियाँ तक, बाकी हमारी ट्रेन चलेगी। तो बात मेरे कहने की ये है कि वो ट्रेन की पटरियाँ भी बदली जाएंगी ना, ये पटरियाँ तो नहीं चलेंगी ना जो आपने अच्छा, नेपाली वज़ीर आज़म ने नक्शा भी जारी किया, नक्शा जारी कर दिया, चौकियाँ बना दी। अब और एक बात जो बहुत अहम बात है, जो गोरखा फौज है इंडिया के अंदर जी, वो सब नेपाली हैं, वहाँ बगावत हो जाएगी। सिख फौज है, वहाँ बगावत हो जाएगी। अब देखें ना, अब इंडिया ने तो अपने पैरों पर खुद खिलाड़ियाँ 4 मार ली, 1 नहीं 4 जी। तो अब अगर ये तो क्योंकि हमारा सिंधी मुहावरा कुल्हाड़ी का, ये तो पैर पे कुल्हाड़ी मारना तो उर्दू का वैसे मुहावरा है, लेकिन अब सिंधी में कुल्हाड़ी बहुत ज़्यादा होती है तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं सिंधी होने के नाते। तो मैं ये कहता हूँ कि आप इस बात को गौर से देखें तो इंडिया के लिए कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है, और चाइना यहाँ नहीं रुकेगा, इसलिए कि उसे CPEC को महफूज बनाना है। वो उससे ज़्यादा अभी तक वो CPEC का नाम नहीं ले रहे हैं। वो कहते हैं कि साहब असल में झगड़ा यूँ है, असल में झगड़ा यूँ है, असल में झगड़ा यूँ है। किसी ने भी सबसे पहले ये उन्होंने अपने TV पर भी इतनी कवरेज नहीं दी है इसको कहा कि रूटीन का बात है। एक बख्शी साहब की सिर्फ भाई जनरल नहीं, बख्शी ने तो खैर पागल हो गया है। बख्शी वाला अगर आपके पास दिखा सकते हो दिखा दें। एक पिक्स उन्होंने जारी की थी। नहीं, पिक नहीं है वो, बाकायदा उनका उसने कहा कि अगर हम लोग नहीं करते तो वो आकर यहाँ मस्जिद में नमाज पढ़ते, दिल्ली में नमाज पढ़ते। अगर हम लोग 65 की बात कर रहा है वो नहीं, अभी जो उन्होंने इस वाक़े के बाद जो इसी वाक़े में कहा कि तुम लोग इतने, ये फौज ऐसी है, अगर वो थोड़ी और हिम्मत करते तो वो यहाँ आकर दिल्ली में नमाज पढ़ते। उनके टैंक इतने ताकतवर थे, हमें जितना बुरा हाल किया उसने। उसकी एक वीडियो ऐसी भी आई हुई है जो हम कल दिखा देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, हमारे पास है। अच्छा, मसला ये है कि जो कोई मोदी को मतलब कोई समझाने वाला नहीं है, या फिर बुरा वक्त समझाना नहीं, उसका एक एजेंडा है, या बुरा वक्त जब आता है तो इस तरह के ऐसी बात नहीं, वो नाज़ीज़म का एजेंडा है। नाज़ी को कौन समझाने की जरूरत करता था? आप नाज़ी ने अपने आप को मुल्क को तबाह कर लिया। जब जाहिर है कि आपने एक इंसानियत के ख़िलाफ़ आपने ऐलान जंग कर दिया है, आपने अपने मुल्क को, यानी आप ये जो मुसलमान कायदे मोहम्मद अली जिन्ना को खुदा न खास्ता काफिर कहें, और जो मुसलमान हम जब मैं जाते थे तो मजाक करते थे कि हमने किसी यानी दाढ़ी मुंडे और मौलवी जो मिले हमें वहाँ बहुत से, तो वो मुझे कहने लगे आपने उनकी क़यादत को कबूल कर लिया। तो हमने कहा भाई वो मुसलमान तो बहुत पक्का था, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता था कि तुम ग़ुलामी कर रहे हो। फिर आप याद करें वो आदमी जिसने कि परवेज़ मुशर्रफ को ताना दिया था, फिर उसके जूते लगे तो अब वो, तो ये काम हम नहीं कर सकते थे जो काम मोदी ने कर दिया। हम जितना भी पैसा खर्च करते उनके ऊपर, करोड़ों अरबों रुपए दे देते मुसलमानों को, हिंदुस्तान के मुसलमानों को, लेकिन वो हमारा साथ नहीं देते। अब जो उनकी खुद की पिटाई हो रही है तो उनको नाना याद आ रहा है, दादा याद आ रहा है, उनको सारे अब्बा याद आ रहे हैं कि भाई क्या हमारे उन लोगों ने गलतियाँ की हैं। और एक बात ये कि वो जो जुल्म किया मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के साथ, वो अल्लाह की मार है, वो भी एक हिसाब किताब नहीं, वो अल्लाह की मार है। वो आपने दुनिया को अल्लाह ने मार कर बंद करा दिया। जी।
अब चाहे कोरोना वायरस आप हम कहते हैं कि वो जो है वो मैन आर्टिफिशियल, मेड हो या जो भी हो, लेकिन बहरहाल- हुक्म इलाही तो है जी, इसमें तो लेकिन नहीं हो वो सकता। कारोबार जिंदगी तो बंद हुआ ना। अब अच्छा, देख रही है, आ अब जाए चले फिर अब कोरोना अमेरिका पे आ में, जाए। अब देखिए अब कोरोना पे दुनिया आ जाए। में, अमेरिका में देखिए इतनी बदमाशी हो रही है कि अमेरिका में कोरोना की वबा से इतनी अमवात नहीं हुई जितने कि वो कह रहे हैं कि हमारे 50,000 आदमी मर गए हैं, कितने मर के बता रहे हैं। जैसे यहाँ हो रहा है ना, जो भी मर्ज है जो मरा उसको हर को डाल रहे हैं, जी कोरोना में डाल देंगे। डाल रहे हैं। अब हम कई वीडियो हमारे पास मौजूद अच्छा, हैं। एक वीडियो ये अमरीकी अमरीकी नर्स की है ये। न्यूयॉर्क हॉस्पिटल के नर्स की है, जी हाँ। तो अपने नाज़रीन को दिखाते हैं कि वो क्या कुछ बयान कर रही हैं। Like, guys, they're not dying of COVID, okay? I am literally telling you that they're murdering these people, and nobody will listen to me. I know that a lot of people are gonna die, but, you know, COVID didn't cause that pneumo. An incorrectly placed ET tube placed that pneumo, and then they wouldn't let me fix it. Like, all I had to do was, like, adjust it. And they wouldn't let me do it. And nobody cares because they're all minorities and we're in the fucking hood. I know not everybody's gonna live. I'm not that fucking green or ignorant or, you know, bright-eyed and bushy-tailed to think that, okay? I know we're gonna have a shit ton of people die. But these people aren't dying from COVID. It's just here they're just gonna let them rot on the vent. They're medically mismanaging these patients. And like, I'm not a doctor, guys. I'm not professing to be a doctor by any means. But there's, like I said, basic standards of care that we have to do. It's like going in the fucking Twilight Zone. Like, everyone here is okay with this. So if anyone's got any idea what the hell I can do to save my one black guy before they completely transfer me out of this hospital, that would be great. Because he's mentally there. When he sees us come in, his heart rate and his blood pressure drop up. And he doesn't sync with the vent. Because he can see us. And when we leave, he calms down again. And try and talk with some of the other nurses here. And they're like, well, you can't save everybody. And they all know what's happening. They all agree with me. And they all just shake their heads. And I'm like, am I the only one who is not a sociopath? Yeah, we have hundreds of extra nurses that are still here that are not part of hospital staff managing these patients, but we're on top of it now. We're on top of it now. There's no reason to not know when your patient's dead. वो कह रही है कि अमेरिका के न्यूयॉर्क अस्पताल में दाखिल मरीजों का इब्तिदाई कोरोना के केसेस में किया जा रहा है। यानी दाखिला जैसे ही होते हैं तो उनको काम करो, यहाँ भी यही हो रहा है। वो टेस्ट करते हैं, उसमें मर जाता है वो आदमी, क्योंकि उसको फौरी इमदाद की जरूरत होती है। कोरोना के जो मरीज आते हैं उन्हें आइसोलेट कर दिया जाता है, उनका कोई इलाज नहीं किया जा रहा। यहाँ भी यही हो रहा है। ये केस वीडियो हमारे पास मौजूद है लाहौर की, लाहौर के नेशनल हॉस्पिटल की। वो उसने शो मचा के उसको लॉक खुलवाया, वहाँ पर एक डॉक्टर मौजूद नहीं था, सारे नर्सें थी। उसने फिर शो मचाया कि भाई सारे ये लोग बैठे हुए हैं, अब आप यहाँ पर डॉक्टर बताओ मेरा कहाँ है, मेरी बीवी का यहाँ पर लाई गई आइसोलेशन वार्ड में, और ताला क्यों लगाया तुमने। एक वीडियो हमारे पास मौजूद है, अगर तुम दिखाना चाहते हो दिखा दो जी। इसी तरह कोई भी किसी भी मर्ज में आए उसे कोरोना का मरीज डिक्लेयर कर दिया जाता है। खुसूसन सियाफाम अमरीकों के साथ नहायत नामुनासिब सलूक हो रहा है। लातिनी अमेरिका शहरी भी मुतअस्सबाना रवैया का शिकार हैं। किसी सियाफाम को हाई ब्लड प्रेशर है तो उसे कोरोना का मरीज़ बताया जाता है। मेरे साथी डॉक्टर्स इस साजिश में शरीक हैं। बताइए, ये आलम है। फिर ये कह रहा है कि न्यूयॉर्क अस्पताल में इंतहाई बदनज़मी है, जो भी मरीज़ आता है उसको कोरोना टेस्ट करके उसे मस्बत करार देकर आइसोलेट कर दिया जाता है। इस तरह वो किसी दूसरे मर्ज में मुब्तला होता है तो उसे उसकी मेडिसिन नहीं दी जाती, वो मर जाता है। और बहुत बड़ी तादाद में लोग इस तरह मारे गए हैं। डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ भी साजिश में बराबर के शरीक है। अब यहाँ भी बिल्कुल ही मिनोन ऐसा ही हो रहा है जी। कराची में भी यही हो रहा है, लाहौर में भी यही हो रहा है, पेशावर। ये आलमी साजिश है। ये जो हैं जो सिंध का वज़ीर आला है, ये आलमी साजिश का मुझे हिस्सा नज़र आता है, इल्ला इसके कि वो साबित करे कि वो नहीं है जी। जब ये बातें करता है कि मुझे बड़ी दुख हो रहा है, फलाना हो रहा है, क्या कहते रहे वो दुख हो रहा है, जहाँ पर जब अगर वहाँ पर गंदे नाले की नदियाँ बह रही हों लड़काना के अंदर, वहाँ दुख नहीं होता। नहीं, वो कुत्ते के काटने के वैक्सीन प्रोवाइड कर सकता है, उसमें दुख नहीं होता जी। अब तुम्हें दुख हो रहा है और थर में आदमी मरता है तो दुख नहीं होता तुम्हें। तुम तो जालिम लोग हो, जितने भी पीपल पार्टी के लोग हो, इतने जालिम लोग हो जिसकी कोई हद नहीं है। अच्छा, लॉकडाउन 30 साल से तुम हुक्मरान हो इस मुल्क पर,
और गंदे नाला बह रहा है। वैसे तो ये 12 साल हुआ है ना इनका, तो भाई 2013 में भी जब हम गए थे तब भी गंदा नाला बह रहा था, आज भी बह रहा है। वो तो वैसे ही रहेगा चूंकि बोर्ड भुट्टो का है। अच्छा, अब नहीं है, खत्म हो गया। अच्छा, वो लॉकडाउन वाले मामले पे जो आप अभी कह रहे थे, तो बलूचिस्तान की गवर्नमेंट को कहा जा रहा है, वो जो डॉक्टर एडवाइस कर रहे हैं कि आप जी कर्फ्यू लगा दें कोटा में। नहीं, कोटा अच्छा। में कर्फ्यू कैसे लगा सकते हैं? कोटा में सारे लोग बाग देखिए, तो कोटा में बड़े मेहनती लोग हैं, वो ट्रक चलाते हैं, उनके बाद फ्रूट के बागात हैं, वो फलाने, अब वो फ्रूट भी नहीं आने देंगे आप, तो फिर कैसे करेंगे? लॉकडाउन कर्फ्यू लगा के आप क्या करना चाहते हैं? तो वो ऐसी कोई बात नहीं, कोई बड़ी पाकिस्तान में कोरोना है ही नहीं। माफ़ कीजिएगा, ये जो कुछ भी बातें बनाने, इक्का दुक्का केस अगर है तो उसको जानबूझ के मार रहे हैं, कोरोना डिक्लेयर कर रहे हैं। जो आदमी आइसोलेशन में चला जाता है, यकीन मान लें जैन साहब, आप देखिए ना, 2 केस तो हमने दिखाए हैं। एक को जिगर का मर्ज था, वो बेचारा मर गया, उसको दवा नहीं मिली जिगर की, उस वक्त वो जी जाता 2-4 दिन और। एक के फेफड़ों में पानी आ गया, उसको पानी निकालने की ज़रूरत थी सिर्फ। वो कहते थे हम रोज़ाना, हमारा तरीका ये था कि आप फेफड़ों में पानी निकाल लेते थे, वो चला जाता था, वो खुश्क हो जाता था, उसको देते थे नोबलाइज़र, वो ठीक होकर चला जाता था। आपने उसको कोरोना में डाल दिया, वो मर गया। उसमें क्या हुआ? फेफड़ों ने काम करना, जब फेफड़ों में पानी बढ़ता जाएगा तो वो जो कैसे चलेगा? पंपिंग नहीं होगी। जी, 2 मिनट रह गए हमारे पास। जी, मलिक रियाज साहब की बेटियों का हाँ भाई, कुछ अब देखिए मामला। ना, ये आदमी के ये लोग जो लोग गुर्बत से भी उठते हैं, उनके फिर अपनी औलाद की तरबियत नहीं करते हैं। ये बात हम अपने सारे इदारे से लोगों से कहना चाहते हैं, जो चाहे ब्यूरोक्रेसी के लोग हों या फ़ौज के लोग हों, कि उनको अपनी बेगमात को और अपनी बेटियों को समझाना चाहिए, बेटों को समझाना चाहिए कि वो इंसान बन के रहें, और ये नहीं समझें कि वो कोई ऐसी माफूल हर मैंने कोई जो बन गए हैं, इंसान से मावरा बन गए हैं, जी। जिन बन गए हैं या क्या बन गए हैं या कोई बड़ी चीज़ बन गए हैं। और भाई तुम्हारी हैसियत कुछ नहीं है, जो तुम्हें यहाँ कर तुमने लूट मार करके डाका जनी करके तुम्हारे बाप ने पैसे कमाए हैं, उसके बाद में तुम अपने आप को अकड़ दिखाते हो, और इंसानों पर आप ये नहीं है। हम मजम्मत करते हैं। नहीं, इनके वाले साहब को तो पूरा मौका दिया गया फिर खेलने अफसोस का। की बात यह है कि वो आईएसआई का नाम ले रहे हैं, ये बड़ी बात है। मैं ये पूछता हूँ कि बार बार आईएसआई का नाम क्यों लेते हैं ऐसे लोग? जो इस किस्म के लोग हैं, वो कहते हैं कि आईएसआई को फ़ोन करो, इनको उठाओ भाई, दो ये बात। ये कैसे आ रहा है आपका नाम? आपका क्या ताल्लुक है आईएसआई का इनके साथ में भाई? ये मैं पूछना चाहता हूँ भाई से शहरी, जी, क्यों बार बार आप हर दफ़ा आईएसआई का नाम को बदनाम करने लग जाते हैं? और जब भी देखे तो उनको ज़रूर एक चमाट तो उसको लगना चाहिए ना मलिक रियाज को, कि तुम्हारी बेटी ने कैसा कहा, क्या तरबियत दी तुमने? अब मामला तो अदालत में जाना चाहिए ना। नहीं, अब नहीं, फिर केस तो नहीं जैन साहब, तमाम इदारों का इम्तिहान भी हो जाएगा। केस तो फाइल हो गया ना उसके खिलाफ केस, लेकिन वो जो जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराई, दावेदार जो उन्होंने कहा कि ये तो कमज़ोर एफआईआर है, जो कुछ होना जो भी चाहिए करिए, तो आप अदालत में चले जाओ। ये भी तो एक तरीका है ना। आपके पास तो उनके पास आपके पास रह जाए, तो आपको ये चाहिए। आप वो एक और वीडियो दिखाना चाहते थे आईएसआई की, जो अच्छी वीडियो है। हाँ, लेकिन वो एक जो कोरोना के हवाले से जो उन्होंने काम किया, जो वज़ीर आज़म की हिदायत पर वज़ीर आज़म को उन्होंने ब्रीफिंग दी, फिर वो जो कुछ किया वो बयान कर दीजिए आपके। वो भाई उन्होंने ये कहा है कि आईएसआई की मदद से कोरोना वायरस के वबा मुतासर अफराद की शनाख्त के लिए एक मजबूत निज़ाम तश्कील दिया गया है। जी फेंसिंग के ज़रिए आला हुकाम को किसी भी इलाके में दहशतगर्दी की मौजूदगी की इत्तला डिवाइस के ज़रिए पहुँच जाएगी। अगर कोई दहशतगर्द इस वबा की वजह से अस्पताल लाया जाएगा या उससे मिलने वाले मुख्तलिफ अफराद मुकम्मल मालूमात मुतल्लका हुकाम तक पहुँच जाएगी। इस डिवाइस की वजह से कोरोना के फैलाव को रोकने में मदद मिल सकेगी, क्योंकि अगर कोई मरीज़ कोरोना का शिकार है मगर उसे अस्पताल नहीं लाया जा रहा, तो उसे मरीज़ और उससे मुतल्लिका तमाम अफराद का रिकॉर्ड हासिल हो जाएगा। माजी में इसके ज़रिए दहशतगर्दी के खिलाफ हासिल होने वाली मालूमात के लिए इस्तेमाल किया जाता था। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मुल्क में बढ़ते हुए कोरोना वायरस के केसेस को रोकने में मदद मिलेगी, क्योंकि पाकिस्तान में कोरोना से अमवात की शरह बढ़ रही है। जी, लेकिन ये इसको हम तरदीद करते हैं, बढ़ नहीं रही है, इसको बढ़ाया जा रहा है। मतलब वो हर एक को शो उसी में कर दिया जा रहा है, पॉजिटिव टेस्ट करके, और टेस्ट खुद करते हैं, रिजल्ट खुद देते हैं तो पॉजिटिव कर देते हैं। अच्छा, मुझे कहा जा रहा है कि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जी। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।